Hello dear students, once again welcoming you all to the MK Jain classes and we were studying about the ecology unit. तो इकोलॉजी बेटा हम लोग स्टार्ट तो कर चुके हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने उसका कर लिया है। इकोलॉजी से थोड़ी सी जान पहचान हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। तो अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों की तरफ चलेंगे। अच्छा, वन थिंग मोर, पहली बात तो बोर नहीं होना है। इकोलॉजी को मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम बड़ा बोरिंग है, बड़ा बोरिंग है। बेटा बोरिंग तो तब होता है जब हम उसको समझ लेते हैं, मान लेते हैं। चीज़ों को बोरिंग और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हम ही होते हैं, है ना। तो बोरिंग नहीं है, इसको अदर यूनिट्स की तरह ही पढ़िए, कुछ भी नहीं है। बल्कि मैंने पहले भी कहा था, वेरी सिंपल साइंस। इकोलॉजी बहुत सिंपल है, इसको बोरिंग समझ के मत पढ़ना, ये समझना कि बड़ा इजी है, एक बार आराम से सुन लो, फॉरएवर याद रहेगी हमें ये। एंड सेकेंड थिंग बेटा, ये ना कुछ चीज़ें अगर अब आप लेटेस्ट अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसके अंदर ना ये कुछ टॉपिक्स जैसे एबायोटिक फैक्टर हो गए, फैक्टर्स हो गए, एबायोटिक फैक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सेज हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, है ना, और ये फैक्टर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को या फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहे हैं ऑफ दी ऑर्गेनिज्म, ये कुछ चीज़ें ना पहले हुआ करती थी कोर्स में, अब नहीं है इन दी लेटेस्ट एनसीईआरटी। बट आई विल से कि मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी छोड़ी, जब हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इकोलॉजी में ना हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए हाथ में। अब कहीं पे भी आगे जाके आप बायोडाइवर्सिटी में और वहाँ पे पढ़ोगे ये टेम्परेचर बढ़ गया, ये चीज़ यहाँ पे है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी कम है, वहाँ पे ज़्यादा है, क्या रीजंस है, वो चीज़ें ना फिर आप वहाँ पे जाके ना कुछ चीज़ों को रिलेट कर नहीं पाओगे, वो कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी न्यू लेटेस्ट बुक के अंदर ये कंटेंट नहीं है, ओल्ड बुक के अंदर है। लेकिन क्योंकि बेटा आपको कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू इन सब फैक्टर्स का दूंगी, क्योंकि इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैम हम कहाँ से पढ़ेंगे बेटा, जो पुरानी बुक्स हैं जिनके पास एनसीईआरटी की, वहाँ से आप इसको ज़ेरॉक्स करा सकते हो, उन बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हो, और बाकी जो मैं सुना रही हूँ आप सिर्फ उसको सुनिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो हमें बेटा ये बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ। तो इकोलॉजी को अगर आप भी समझना चाहते हैं एक फंडामेंटल तरीके से कि हम नहीं भूलें और हमें भी सब कुछ समझ आए, तो ये कुछ थोड़ा सा आज आपकी टर्म में मैं कहूँगी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप इसको कहोगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं है, इट वॉज इंक्लूडेड इन द कोर्स, तो इट इज़ द बेसिक्स, तो वो पढ़ना पड़ेगा। तो उस बेसिक्स पे बेटा थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात बताई थी ना, कि जो इन्वायरमेंट है उसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दी दो ऑल दोज कॉन्स्टिट्यूट दी बायोटिक। और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं बताए थे ना, फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर हो गई, प्रेशर हो गई, रेनफॉल हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सभी की सभी चीज़ें क्या हैं, ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट्स या कंपेराइज दी एबायोटिक फैक्टर्स। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर ना बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर जो हमारी इकोलॉजी से या किसी ऑर्गेनिज्म से या पॉपुलेशन से, उनकी फिजियोलॉजी से, उन चीज़ों से अगर रिलेटेड है, तो हमें सिर्फ उन मेजर फैक्टर्स की बात करनी है, हमें सारे एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस नहीं करना है। तो इसलिए मैंने हेडिंग डाली है मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में बेटा अगर हम देखें ना, तो हमारे पास हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू दी टू कैटेगरीज। एक होते हैं बेटा हमारे पास क्लाइमेटिक फैक्टर्स, और एक होते हैं बेटा हमारे पास एडेफिक फैक्टर्स। मेजर जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। क्लाइमेटिक फैक्टर जो कहाँ किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे वो यू ऑल नो, है ना। इतनी तो हमें थोड़ी बहुत जियोग्राफी और थोड़ा प्रीवियस जो भी हम चैप्टर्स करके आए हैं, जितनी आज तक साइंस पढ़ी है उस प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से हम लिख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। दैट इज़ टेम्परेचर, उसके अलावा हमारे पास हो गया बेटा लाइट, उसके बाद हो गया हमारे पास वाटर। वाटर में आप क्या कह सकते हो, वाटर का सोर्स क्या है, या तो रेनफॉल, है ना, या हमारे पास क्या हो गया स्नोफॉल। रेनफॉल को हम और क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी प्रेसिपिटेशन, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था। उसके अलावा बेटा हमारे पास और क्या फैक्टर आ जाता है, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया। हाँ, हमने तो मेजर पढ़ने हैं ना, तो मेजर में हम यही तीन रखेंगे। और मेजर में नेक्स्ट वाला जो आ जाता है दैट इज़ नॉट एडेफिक, है एबायोटिक फैक्टर, लेकिन वो
क्लाइमेटिक नहीं है, दैट इज एडेफिक। एडेफिक फैक्टर क्या होते हैं? रिलेटेड टू दी सॉइल्स। क्योंकि जो एडेफिक वर्ड आया है ये कहाँ से आया है? एडेफिक, ये टर्म कहाँ से आई है? फ्रॉम दी वर्ड एडेफोन। एडेफोन का मीनिंग होता है बेटा क्रस्ट। तो अर्थ की क्रस्ट पे क्या प्रेजेंट है? सॉइल एंड सॉइल। तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे कौन सा फैक्टर पढ़ेंगे बेटा हम लोग? यहाँ पे हम फैक्टर पढ़ेंगे सॉइल। तो सॉइल की क्या कंडीशन है ना, कैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो सारी की सारी जितना भी सॉइल एंड रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो सारे हम किस में डाल देते हैं? एडेफिक फैक्टर्स में। तो उसको टोपोग्राफी भी अफेक्ट करेगी, उसको स्लोप भी अफेक्ट करेगा, वो बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो हम वन बाय वन इनको टेकअप करेंगे। तो वी विल कीप ऑन स्टडिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट दी टेम्परेचर। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास आया है दैट इज टेम्परेचर। तो कैसे करेंगे अब हम टेम्परेचर से रिलेटेड बातें? अब टेम्परेचर जो है इज इट रेलिवेंट टू द डिस्ट्रीब्यूशन? या आप कहोगे हम इकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं विद दी अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज विद द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का एक फैक्टर है टेम्परेचर। मीन्स एनवायरमेंट का हमने कौन सा फैक्टर लिया कि इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट कर रहा है या इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इन्वायरमेंट मीन्स इन्वायरमेंट के कौन से फैक्टर की मैं बात करूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर। पहले तो ये बात आप समझ लीजिए। तो टेम्परेचर, सबसे पहले ये बताइए क्या हमारी अर्थ के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट है एट एवरी पॉइंट ऑफ द अर्थ? इज देयर एनी सीजनल वेरिएशन? इज देयर एनी लैटिट्यूडनल और ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन? क्या अर्थ के ऊपर टेम्परेचर की वेरिएशन है किसी तरह की, या ऑल ओवर दी अर्थ हमारे पास यूनिफॉर्मली सेम टाइप का टेम्परेचर मिलता है? नहीं मिलता। सबसे पहले तो सबसे मोटी एक बात यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, जो टेम्परेचर है ना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। हम जितने भी फैक्टर पढ़ेंगे ना बेटा, टेम्परेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा है इसको? क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन पे टेम्परेचर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और जो टेम्परेचर है ना हमारी अर्थ का, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज़ वेरिएबल। टेम्परेचर इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इज़ वेरिएबल। और कैसी वेरिएबल? वेरिएशन कहाँ पे देखने को मिल रही है आपको? जिसे हम लोग पढ़ते थे ज्योग्राफी में, और हम सबको वैसे भी पता है, दिस इज द इक्वेटर एंड दीज आर द पोल्स। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स क्या होता है? टेम्परेचर कीप ऑन डिक्रीजिंग। पोल्स पे क्या होता है? फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। आर्कटिक एंटार्क्टिक है, तभी तो वहाँ पे स्नो स्नो स्नो, आइस ही आइस है बस वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर कम। और इक्वेटर पे क्योंकि मैक्सिमम सनलाइट रिसीव होती है इक्वेटर पे, तो वहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम सनलाइट का मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इक्वेटर पे क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर। व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल टेम्परेचर कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें? इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिक्स। टेम्परेचर इक्वेटर से थोड़ा सा आप ऊपर मूव करो, लैटिट्यूडनली। लैटिट्यूड समझते हो ना क्या होता है? लैटिट्यूड क्या होता है बेटा? अब यहाँ से सपोज कीजिए सेंटर से यहाँ पे एक एंगल बना दिया आपने, इस जगह का लैटिट्यूड देखना है, तो इस जगह से हमने ये एक एंगल बनाया, ये जो एंगल आएगा इस एंगल को हम बोलते हैं बेटा लैटिट्यूडनल एंगल। तो ये एंगल हमें बताता है कि अर्थ पे हम कितनी डिग्री पे ऊपर चल रहे हैं इक्वेटर से। अब सपोज करो मुझे इस पॉइंट का लैटिट्यूड देखना है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ से इसको सेंटर में मिलाएंगे और ये जो एंगल आएगा दिस विल टेल अस अबाउट द लैटिट्यूड। तो जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं तो लैटिट्यूड भी तो इंक्रीज हो रहा है ना हमारे पास। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी वेरी करेगा। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन भी है, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन भी है, उसके साथ साथ कैसी हैं टेम्परेचर की? सीजनल वेरिएशंस भी है। क्या मिलेंगी? सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस के साथ साथ हम ऑल्टीट्यूडनल या लैटिट्यूडनल भी लिख देते हैं। कैसे? कि जब हम पोल से व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। और हमारी अर्थ पे तो आपने देखी है ना कितनी वेरिएशन है टेम्परेचर की। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे वो रेंज भी हमें लिखी हुई है। क्या रेंज है? नेगेटिव में भी टेम्परेचर है हमारे पास। कहाँ पे? पोलर स्नो कैप्स हैं, जो जितने भी पोलर रीजन्स हैं
है ना। जो भी ये पोलर रीजन्स है, यहाँ पे पोल्स के ऊपर बेटा हमें माइनस में भी टेम्परेचर मिल सकता है, माइनस में डिग्री सेल्सियस भी मिल सकते हैं, और इक्वेटर्स पे हमारे पास मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी पॉसिबल है। मोर देन 50 आपको पता है 55 भी है, 54 भी है। आप ये इधर थार मरुस्थल और इस साइड जब जाएंगे ना हम जैसलमेर के आसपास, तो वहाँ पे टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाई। और ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से देयर इज़ वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिज्म में बेटा प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। अब प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देखा, जो हमने मेजर बायोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको दिखाई थी ना, पीछे जो मैं आपके लिए ग्राफ लेके आई थी उसके अंदर दिखाया था ना, ग्रास लैंड्स, डेजर्ट्स आ गए थे हमारे पास, कोनिफर्स थे, अल्पाइन टुंड्रा थे। तो वो किसके बेसिस पे थे? टेम्परेचर ही तो था, जो जितने ज़्यादा टेम्परेचर पे सस्टेन कर सकता था उसकी वहीं पे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन थी। ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन, चलो इसको अभी चलो थोड़ा होल्ड करती हूँ, मैं एक बात बताने वाली थी उसको भी बताएंगे। उससे पहले हम क्या करें, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं कि अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर की वजह से, देखो मैंने क्या कहा इकोलॉजी, आपको भी लग रहा होगा पता नहीं क्या ही बोली जा रही है मैडम, क्या ही पढ़ाई जा रही, कुछ नहीं। इसी लेक्चर को आप बड़े आराम से सुनते रहो। अभी जब आगे बढ़ते चलेंगे ना, चीज़ें अपने आप जुड़नी शुरू हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, किस लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं टेम्परेचर का इफ़ेक्ट बता रही हूँ कि टेम्परेचर के साथ इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट करता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो पोल्स पे रह सकती हैं वो पोल्स पे ही वो मतलब अकॉर्डिंगली अडेप्ट होंगी, जैसा इन्वायरमेंट होगा वो उसी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। अगर कोई चीज़ ठंडे इन्वायरमेंट में रहती है तो वो आपको ठंडे इन्वायरमेंट में ही मिलेगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है लाइक हमारे पास स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड कहाँ पे मिलता है बेटा बताओ, कहाँ पे मिलेगा? पोलर रीजन्स में, इसके नेम से ही पता चल रहा है, स्नो में, पोलर रीजन्स में मिलता है ये लेपर्ड। आप इसको उठा के ले आओ कहाँ पे? मैंने स्नो लेपर्ड को पोलर रीजन से उठाया और कहाँ पे ले आई? मैं इसको ले आई ट्रॉपिक्स में या टेम्परेट रीजन्स में। ये लो, मैं इसको ट्रॉपिकल्स में ले आई। क्या होगा इस बेचारे लेपर्ड के साथ? इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि इसने अपने आप को वहाँ पे पोलर रीजन्स में, अब हम चलो हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइक एक मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री की अगर मैं बात करूँ, कैसा है मैंगो ट्री, कैसा होता है? इट इज़ ए ट्रॉपिकल प्लांट, ट्रॉपिक्स में भी मिलता है, इसके अलावा ये सब ट्रॉपिक्स में भी मिलता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्री है ये, जो ट्रॉपिक्स में मिलेगा सब ट्रॉपिक्स में मिलेगा। अगर मैं इसको उठा के मैं इसको ले जाऊँ आर्कटिका पे, ये लो जी, पोलर आइस कैप्स में जाके मैंने इसको जाके प्लांट कर दिया, पहले तो इसका सीड वहाँ पे जर्मिनेट ही नहीं करेगा। किसी तरह मैंने जाके सीड छोड़ो, जिस सीड से जर्मिनेट ही नहीं होगा, एक प्लांटलेट लिया मैंने, है ना, और उसको जाके उगा दिया वहाँ पे आर्कटिक में, तो क्या वो उगेगा? कुछ भी नहीं होगा। जो आइस की वजह से लो टेम्परेचर का जो स्ट्रेस है ना, उसको ये झेल ही नहीं पाएगा, दिस मैंगो ट्री विल डाई। तो इन दो एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि टेम्परेचर, जिस जगह पे जैसा टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर पे जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं हमें सिर्फ वही मिलेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर का रेंज बढ़ता जाएगा, उन टेम्परेचर रेंजेस पे जो जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा सिर्फ वो हमें मिलेंगे। और ये चीज़ को और कौन जस्टिफाई कर रही है? जो हमने पीछे ग्राफ पढ़ा था कि जो हायर टेम्परेचर में सस्टेन कर सकें अपने लाइवलीहुड को, है ना, अपनी लाइफ को, तो वो कहाँ पे मिलते थे? डेजर्ट वाले देखो। और जहाँ पे हाई टेम्परेचर भी हो, साथ में उनको दबा के रेनफॉल भी चाहिए, एनुअल रेनफॉल, वो कौन से थे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे। ये सब हमने उसके अंदर पढ़ा था ना कि जितना जैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी स्नो लेपर्ड है ऑल ओवर दी, ऐसा थोड़ी कि जहाँ मर्जी जिधर मर्जी ढूंढ लो हर जगह मिल जाएगा। इक्वेटर पे भी, ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट्स में, अल्पाइन टुंड्रा, हर जगह मिल जाएगा? नहीं मिलता। ये सिर्फ वहीं मिलेगा जिस रीजन के लिए ये अडेप्टेड है। अगर इसको उस टेम्परेचर रेंज से निकाल के आप किसी ज़्यादा टेम्परेचर की जगह पे ले आओगे, या ज़्यादा टेम्परेचर पे जो चीज़ सर्वाइव कर पा रही थी उसको कम टेम्परेचर में ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा? उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब इनकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो समझ में आया? टेम्परेचर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कोई चीज़ कहीं मिल रही है, कोई स्पेसिफिकली कहीं मिल रही है, कोई कहीं मिल रही है, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये टेम्परेचर से कैसे इम्पैक्टेड है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है।
टेम्परेचर जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे वही चीज़ें सर्वाइव करेंगी जो वहाँ पे कर सकती हैं, जो नहीं कर सकती मतलब अकॉर्डिंगली आप समझ ही गए होंगे मेरी बात को, क्योंकि मैंने 2 एग्जाम्पल भी दी और पीछे का हम लोगों ने ग्राफ भी पढ़ा कि टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्यों करता है, देखो क्यों ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्यों है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलग अलग इन्वायरमेंट में कैसे ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट करता है इन वेरिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर में, कि भैया मैं इधर रह लूँगा, मैं यहाँ रह लेता हूँ, तू यहाँ नहीं रह सकता, चल खिसक, तू उधर मिलेगा, मैं इधर मिलूँगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों हैं। दूसरा, क्या इम्पैक्ट डल रहा है टेम्परेचर में वो चीज़ें। अब जैसे स्नो लेपर्ड को मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँ ट्रॉपिक्स में, या मैंगो ट्री को उठा के मैं ले जाऊँ आर्कटिका में, तो वो क्यों नहीं सर्वाइव कर पा रहे, क्या हो गया उनको, टेम्परेचर क्यों। ये जो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा में रह रहा है मैंगो ट्री बड़े मज़े से उग रहा है, मैंने उसको कम टेम्परेचर में दे गई तो क्या गोली लग गई उसको, क्यों नहीं वो सर्वाइव कर पा रहा। क्या इम्पैक्ट होता है इन एबायोटिक फैक्टर का या टेम्परेचर का, क्या इम्पैक्ट हुआ इन पे कि जब इनको अपने टेम्परेचर से निकाल के किसी और टेम्परेचर पे जब हमने रख के उनको चाहा कि ये वहाँ पे अब जिए अपनी फर्दर लाइफ जो है वहाँ पे ये फ्लरिश हो, तो वो क्यों नहीं हो पाए, क्या दिक्कतें थी। क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड दिक्कतें क्या क्या हैं बेटा, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर का इम्पैक्ट किस पे आता है, टेम्परेचर अफेक्ट्स किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है। नंबर 1 एंजाइम काइनेटिक्स, पता है ना, एंजाइम समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ भाई, 12th में हो, 12th के भी एंड में हो, ये सारी चीज़ें अब आपको आनी चाहिए। खुद रिलेट करो, एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब क्या है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। क्या होते हैं एंजाइम, प्रोटीन। और आपको पता है हर एक प्रोटीन एक पर्टिकुलर, हर एक एंजाइम अपने एक ऑप्टिमम पीएच पे, अपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही एक्टिव होता है। अगर उसको उसकी ऑप्टिमम रेंज से आप बाहर ले जाओगे दैट विल बिकम इनएक्टिव, मतलब उससे कम रेंज पे ले आए इनएक्टिव हो गया, उससे ज़्यादा पे ले गए तो वो डीनेचर हो जाएगा प्रोटीन, और वो जो एंजाइम है वो ख़त्म। समझ आ रहा है ना, ये वही वाला फैक्टर है। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, टेम्परेचर और किसको इफेक्ट करता है, किसको इम्पैक्ट करता है, हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आप सब समझते हो ना, तो बेसल मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करता है टेम्परेचर की रेंजेस, बढ़ाओगे घटाओगे। कैसे आप देख सकते हो, जैसे हमारी बॉडी का फिक्स टेम्परेचर क्या है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस। आपने कभी देखा है ज़रा सा भी आपको, मतलब आप कह सकते हो कितना अपने पास होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर इससे ज़रा सा आपको 99 डिग्रीज़ भी अगर फीवर हो गया, आपको 100 डिग्रीज़ भी हो गया, कैसे उछलते फिरते ना, अरे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, बड़ी वीकनेस फील हो रही है, नहीं बस बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, हमारा चलने का दिल नहीं है, हमारा घूमने का दिल नहीं है, हमारा बात करने का दिल नहीं है, यू फील जस्ट लेज़ी। सिर्फ क्या हुआ है, 98.4 से आपको सिर्फ 100 डिग्री हुआ है आपका जो है टेम्परेचर, तो उतने से ही इतना सा टेम्परेचर रेज हुआ आपका ज़रा सा, और उसमें ही आपकी हालत ख़राब हो गई, फीवर आ गया। फीवर में देखा ना कैसी हालत हो जाती है, बॉडी की कंडीशन क्या होती है। तो उसमें क्या हो रहा है, आपके एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं उस इंक्रीज्ड टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट आ रहा है, बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही। तो टेम्परेचर और एंजाइम को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इम्पैक्ट करता है टेम्परेचर। और हमारे पास क्या चीज़ें हैं, और हमारे पास क्या है, अगर एंजाइम ठीक नहीं है तो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं ऑफ द बॉडी, वो भी हमारे इम्पैक्टेड रहेंगे। जब एंजाइम ठीक से काम नहीं करेंगे, एंजाइम काम नहीं कर रहा तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया तो मतलब मेटाबॉलिज्म क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस करता है, होते हैं ना मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे मतलब कि आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही, बॉडी की फंक्शनिंग इम्प्रॉपर हो गई, और बॉडी की फंक्शनिंग को ही तो हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी हमारी बॉडी की, क्यों इम्प्रॉपर काम कर रही है, वो प्रॉपर वर्किंग स्टेट में नहीं है। तो ये तो हो गया बेटा टेम्परेचर का इम्पैक्ट। अभी अभी देखो यहाँ पे हम ख़त्म नहीं करेंगे अभी इसको, अभी टेम्परेचर का क्या मैम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं क्या वो टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब सभी के सभी क्या टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अभी बेटा ऑर्गेनिज्म को हम अगर टेम्परेचर सेंसिटिविटी के बेस पे देखें ना, तो वी कैन डिवाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 कैटेगरीज। एक होते हैं बेटा हमारे पास यूरी थर्मल, दूसरे होते हैं हमारे पास स्टेनो थर्मल। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
यूरीथर्मल क्या होते हैं? यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं बेटा जो टॉलरेट कर सकते हैं अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। सॉरी, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग, हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। चलो पहले मैं आपको एक टर्म और पढ़ा देती हूँ, दैट इज होम्योस्टैसिस। अब ये होम्योस्टैसिस क्या है? ये पहले भी पढ़ रखा होगा 11th में। होम्योस्टैसिस, मेंटेनिंग दी कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इरिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर। क्या है ये? मेंटेनिंग, homeostasis is the process of maintaining constant internal temperature irrespective of the variable एक्सटर्नल टेम्परेचर। कि बाहर का टेम्परेचर, जैसे विंटर्स आती हैं, विंटर में टेम्परेचर क्या हो जाता है? 12 डिग्री, 11 डिग्री, 10 डिग्रीज, 9 डिग्रीज, 4, 5 डिग्रीज भी हो जाता है। और अगर हिली रीजन्स पे आप चले जाओ 0 माइनस में भी चला जाता है। तो क्या वहाँ इंसान नहीं मिलता? स्वीडन में लोग नहीं रहते, कनाडा में लोग नहीं रहते, रह रहे हैं ना, वहाँ पे टेम्परेचर्स देखो कितने कम हैं। तो ह्यूमन बीइंग वहाँ भी मिल रहा है। अब आप इधर वाली एक्सट्रीम पे आ जाओ, मैक्सिमम एक्सट्रीम पे आप चले जाओ जैसलमेर, टेम्परेचर हो रखा है जी दिन का 54 डिग्री सेल्सियस, है ना। यहाँ पे बॉर्डर के आसपास, जैसलमेर के एरिया के आसपास, वहाँ पे 54 55 डिग्री आम है टेम्परेचर हो जाना। तो इतने इतने टेम्परेचर में क्या वहाँ पे नहीं हमारे बेचारे सोल्जर भाई लगे हुए हैं ना, वहाँ पे भी अपनी ड्यूटीज़ करने। तो इतने हाई टेम्परेचर में भी ह्यूमन बीइंग वहाँ भी सर्वाइव कर पा रहा है, ह्यूमन बीइंग माइनस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पा रहा है। तो हमारी एक वाइड रेंज है ऑफ टॉलरेंस। क्यों? क्योंकि हमने अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है। और मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। मतलब हम लोग इतने एडजस्टेबल कैसे हैं टेम्परेचर के लिए? क्योंकि हम लोगों में क्या है, हम लोग होम्योस्टैसिस कर सकते हैं, अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि बाहर अगर गर्मी हो गई कोई बात नहीं, तब भी हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 ही रहेगा। बाहर बड़ी सर्दी पड़ गई, ठंड पड़ गई, बर्फ़ पड़ गई, तब भी हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 रहेगा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं, और उनको हम क्या कहेंगे? जो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनके लिए कोई टर्म होती है, वो क्या होंगे? थर्मो रेगुलेटर्स। कि उन्होंने अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया हुआ है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? थर्मो रेगुलेटर्स। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को वो रेगुलेट करके रख सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर घटे या बढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने अपना टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ 37 डिग्री सेल्सियस। तो जिनमें भी थर्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी है, क्यों है? क्योंकि वो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं मेंटेन। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? 2000 यूरीथर्मल्स। तो यूरीथर्मल्स क्या होते हैं बेटा? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कि बहुत कम में भी सर्वाइव कर लेंगे और बहुत ज़्यादा में भी सर्वाइव कर लेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? यूरीथर्मल्स। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या आ जाएगा? हम मैमल्स, हम बैठे हुए हैं ना, वो दूसरे हमारे पास क्या है? स्टेनोथर्मल्स। स्टेनोथर्मल्स में क्या आ जाएंगे बेटा हमारे पास? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट टोलरेट वेरिएशंस इन टेम्परेचर। कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही बस उनके एंजाइम काम करेंगे, ऑप्टिमम, बस हम इसको जानते हैं। क्यों नहीं? क्यों वो ज़्यादा टेम्परेचर रेंज को झेल नहीं पाते हैं? ये तो आपको मैंने जैसे अब ह्यूमन बींग्स बताए, हम लोग किधर माइनस में भी मिल जाएंगे हम, और इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी हम लोग सर्वाइव कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन मेंटेन होम्योस्टैसिस। होमियो का मतलब समझते हो ना? कांस्टेंट एक स्टेट, और स्टैटिस का मतलब क्या होता है? स्टेट। एक कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर स्टेट अपनी बॉडी की हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग के लिए क्या बोला जाता है जो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं? क्या होते हैं वो? बता सकते हो क्या बोलते हैं उनको? उनको हम बोलते हैं
वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। पढ़ के आए ना 11th में। और वार्म ब्लडेड के लिए दूसरा टेक्निकल टर्म्स कौन सी होती है, दैट इज होमियोथर्मल। थर्मल्स। दूसरे हमारे पास ये स्टेनोथर्मल वाले क्यों नहीं ज़्यादा टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर रेंजेस पे सर्वाइव कर सकते, क्योंकि बेटा जैसे ही अप या डाउन टेम्परेचर में जाएंगे उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होने लग जाता है, क्योंकि दे कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस। अपनी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन वो कर नहीं सकते हैं। कैन नॉट मेंटेन, इसका मतलब ये कौन से हैं, दीज आर नोन एज द कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। और कोल्ड ब्लडेड के लिए हम और क्या टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज पोइकिलोथर्मल्स। वार्म ब्लडेड कौन से हैं, होमियोथर्मल्स, और कोल्ड ब्लडेड कौन से हैं, पोइकिलोथर्मल। जैसे स्नेक्स हो गए, फिशेस हो गई, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्नेल्स हो गई, फ्रॉग्स हो गए। आपने देखा ना ज़्यादा गर्मी में भी ये समर स्लीप के लिए चले जाते हैं। ज़्यादा ठंड हो गई तो फ्रॉग में हमने पढ़ा था, तभी वो विंटर स्लीप के लिए चला गया। सर्दी में भी गर्मी में भी दोनों एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को वो झेल नहीं सकता। जैसे ही उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर आ गया ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो उनका ब्रीडिंग सीजन भी है, फटाफट से बाहर आ जाते हैं और सर्वाइव भी करते हैं, अपनी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में मुझे नहीं लगता और कुछ बताने वाला है, सिर्फ एनसीईआरटी, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी रीड करेंगे तो वहाँ पे ना एक क्वेश्चन आएगा कि जो लाइक हमारे पास स्क्विड्स हैं, हमारे पास श्रिम्प्स हैं, वो हमें, या जो छोटी जिनका बॉडी साइज़ बहुत छोटा है, छोटी बॉडी साइज़ के ऑर्गेनिज्म हमें पोलर एरियाज में, पोलर रीजन्स में क्यों नहीं मिलते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि जो स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्यों नहीं मिलते हैं हमें पोलर रीजन्स में। वाई आर स्मॉल और बॉडीड organisms not found in polar regions। देखो बेटा थ्योरेटिकल सा ही है सारी इकोलॉजी, तो घबराना नहीं है, बोर नहीं होना, इंटरेस्ट को बनाए रखना है। क्यों नहीं मिलते, ये बेटा एक क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर। अगर आप रीडिंग लगाओगे, अगर आपका दिल करता है पढ़ना, क्योंकि जितना मैं सुना रही हूँ वो भी अगर आप समझ गए तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि कोर्स में तो अभी ये है नहीं। क्यों नहीं मिलते पोलर रीजन में बेटा, छोटी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स लाइक स्क्विड्स हो गए, श्रिम्प्स हो गए, ये सभी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, क्यों नहीं मिलते, ये बता सकते हो लॉजिक इसका, इसके पीछे भी क्या लॉजिक है। देखो इनका जो बॉडी होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है, चलो इसके लिए अलग स्लाइड ले लेते हैं। इनका जो, जिनकी भी बॉडी बेटा छोटी होती है ना, स्मॉल बॉडी साइज होगा जिनका, स्मॉल बॉडी साइज्ड ऑर्गेनिजम्स, तो उनकी अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम की रेशो, आपको कि छोटे हैं ना मैडम, तो उनका तो सरफेस एरिया छोटा होगा बॉडी का। लेकिन मैंने किसकी बात की, सिर्फ सरफेस एरिया की नहीं की, मैं किसकी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। तो जितने भी छोटे साइज़ के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, जिनका बॉडी का साइज़ छोटा होता है, हम ये सोचते हैं कि उनकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो क्या होगी, लो आएगी, क्योंकि छोटे से छोटा सा सरफेस एरिया होगा बॉडी का। लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हम उसकी बात कर रहे हैं ना, तो दिस रेशो इज क्वाइट हाई। और इधर हम बात कर लेते हैं जो लार्ज बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लार्ज बॉडी साइज्ड ऑर्गेनिजम्स है, इनमें क्या आफत आ जाती है बेटा, इनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है दैट इज क्वाइट लो। तो इससे हमें क्या लेना देना, पता क्या लेना देना है, ध्यान से सुनो। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम लोग, मैंने कहा ना हम लोग सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल हैं, मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा, मैंने कहा ना ज़्यादा टेम्परेचर रेंज पे भी अपने आप को अडेप्ट करके हम जी सकते हैं। किस वजह से हम ऐसा कर पाते हैं,
क्योंकि हमारे अंदर क्या है, थर्मो रेगुलेशन का फिनोमिना है। कैसे करते हैं हम थर्मो रेगुलेशन? जैसे ही सर्दी आई, आपको जब सर्दी, अंदर का टेम्परेचर है 37, बाहर हो गया टेम्परेचर भैया 10 या 12 डिग्री, 9 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्रीज, तो क्या करने लगती है हमारी बॉडी, अपने आप शिवर करने लगते हैं ना हम लोग। उस शिवरिंग से बचने के लिए क्या करते हैं, मोटे मोटे स्वेटर्स पहन ली, जैकेट पहन ली, क्विल्ट ओढ़ ली, है ना, हीटर्स, ब्लोअर्स ये लगा लिए घर में। अदरवाइज अगर आप उसी इन्वायरमेंट से एक्सपोज हो जाओगे डायरेक्टली 9-10 डिग्रीज में, ये सब कुछ नहीं पहना, अंदर 37 है, बाहर 9 डिग्री है, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी को पता है कि अंदर की हीट अब क्या हो जाएगी, रेडिएट हो जाएगी टू दी आउटसाइड। अंदर 37 है, बाहर क्या हो गया, सपोज करो विंटर का टेम्परेचर है 9 डिग्री डे का, तो हमारी हीट बाहर रेडिएट ना कर जाए बॉडी की, तो हमारी बॉडी क्या करती है अपने आप ही, क्योंकि हमारी बॉडी ने अडेप्टेशन करके ये चीज़ सीखी है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट रखना है, उसके लिए मैकेनिज्म्स ये अडेप्टेशन से सीखे हैं। तो हमारी बॉडी क्या करने लग जाएगी, मैंने आपको बताया ठंड में खड़े रहोगे तो शिवर करने लग जाएगी। शिवर करने से क्या होगा, शिवरिंग क्या है, एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज है, और फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, बॉडी में हीट जनरेट होती है, और वो जो हीट जनरेट होती है वो हमें क्या रखती है, वार्म रखती है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आ पाता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड पढ़ लेते हैं। अब आ गई जी समर्स। समर्स के टाइम पे बेटा बाहर का टेम्परेचर सपोज कर लीजिए कि हो गया है 40 डिग्रीज़, 36 डिग्रीज, चलो 37 तो हमारा ही है, 40 डिग्रीज़ हो गया, 42 डिग्रीज़ हो गया। अब क्या डर है भैया, बॉडी के अंदर 37 चाहिए, बाहर है 42, भैया हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर नहीं गड़बड़ा जाए। तो हमारी बॉडी बड़ी चालाक है, जैसे ही गर्मी हमें लगनी शुरू होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम क्या बॉडी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या कर रखी है, हम लोग जैसे ही हमें गर्मी लगती है हमारी बॉडी स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग स्वेट करना स्टार्ट करते हैं ना, इतना ज़्यादा पसीना हमारी बॉडी से निकलता है, और पसीने के बाद क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। हाँ, एनसीईआरटी के अंदर ये वर्ड यूज़ किया हुआ है, डेजर्ट कूलर। जैसे डेजर्ट कूलर काम करता है ना, वो ये हमारी बॉडी काम करती है। क्या करती है, स्वेटिंग की वजह से क्या होता है, स्वेटिंग जब पसीना निकला उसके बाद जब कूलिंग इफेक्ट आता है बॉडी का, तो वो कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी को क्या रखता है, कूल रखता है। तो हमारी बॉडी में दो मैकेनिज्म है, सर्दी के टाइम में शिवरिंग और गर्मी के टाइम में स्वेटिंग, जो हमारे कॉन्स्टेंट इंटरनल मेंटेन को थर्मो रेगुलेट करने का काम करता है। तो हम अपनी बॉडी की हीट को बॉडी में हीट जनरेट भी करवा सकते हैं, बॉडी की हीट को लॉस भी कर सकते हैं, है ना। कैसे अपनी बॉडी को कूल डाउन रखना है, अगर बाहर का 42 है, हमारा 37 है, तो बढ़ जाएगा, अंदर का भी डर है, तो हम उस हीट को रेडिएट करते रहते हैं स्वेटिंग के थ्रू, और अपनी बॉडी को कूल रखते हैं। तो ये सारा जो टेम्परेचर मेंटेन करने वाला ये जो सिस्टम है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। जो बाकी के ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉल साइज़ वाले ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, थर्मो रेगुलेट करने के लिए ये जो हम काम कर रहे हैं ना, 37 मेंटेन कर रहे हैं शिवरिंग करके, या हम लोग ये पसीना वसीना बहा के, ये सारे काम में क्या लग रही है, बॉडी की एनर्जी का एक मोटा हिस्सा कंज्यूम होता है थर्मो रेगुलेशन करने में। तो हमने बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन किया हुआ है, लेकिन किस कॉस्ट पे किया हुआ है वो आपको नहीं पता, कितनी एनर्जी लगती है। तभी ठंड में आपको अपनी हीट को काबू में करके रखना होता है ना, कि हाँ हमारी हीट बाहर 9 डिग्रीज़ में, हमारी बॉडी की हीट बाहर रेडिएट ना हो जाए। उस हीट को कैप्चर, उस हीट को मेंटेन करके रखने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, शिवरिंग हो रही है ना, बार बार फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है जिससे हीट जनरेट हो रही है, और वो हीट क्या है, एनर्जी। तो वो एनर्जी हम कहाँ से मिलती रहती है, हमें नहीं, हमें इसलिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, हम ज़्यादा खाना खाते हैं। समझ में आ रही चीज़, इसी को बोल रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ें समझनी है आपको, कोई इनको कहीं पे लिखना या कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझो अपने क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व करने के लिए। तो अब ये जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है, जैसे जैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक एनालॉजी दी हुई है कि हम लोग ह्यूमंस को ही देख लीजिए, कुछ लोग हैं बड़े रिच हैं, सेंट्रली एसी घर है, बाहर चाहे उनको जैसलमेर के अंदर बंगलो बना के दे दो, बड़े टेंशन से रहेंगे, उनका कुछ भी नहीं जा रहा है। क्यों, सेंट्रली एसी घर है, उन्हें पता ही नहीं है बाहर टेम्परेचर 42 हो रहा है, 45 हो रहा है, 48 हो रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, सारी लग्जरी मेंटेन की हुई है, एट द कॉस्ट ऑफ मनी है उनके पास। एक गरीब तबका है ना, फ़ैन से ही काम चला रहे हैं जो। तो एक मिडिल क्लास हो गए, मिडिल क्लास में भी है ना अभी काफ़ी क्लासिफिकेशन है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एक वो मिडिल क्लास जो होता है। तो बेटा जो लोग तो एसी अफोर्ड कर लेंगे वो तो बच गए, उन्होंने तो अपने आप को रेगुलेट कर लिया टेम्परेचर को। जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे फिर, है ना, तो वो और अलग तरह की अडेप्टेशंस करेंगे। जैसे मैंने बताया, सर्दी में शिवर करना शुरू कर देंगे, गर्मी के अंदर वो क्या करेंगे, स्वेटिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये सभी क्या होते हैं, बिहेवियरल अडेप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं ये। तो इसी तरह से बेटा हर तरह का जो ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग सभी एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे ही जो स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनिज्म हैं वो लार्ज बॉडी साइज़ के ऑर्गेनिज्म जितनी
मतलब कई बार क्या है, एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी हीट को रेगुलेट करने के लिए। तो जब वो एनर्जी अफोर्ड इतनी नहीं कर सकते, छोटी सी बॉडी है, थोड़ा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, इतनी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे, तो इसीलिए वो अपनी हीट को थर्मो रेगुलेट नहीं कर पाते और वो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो क्या रह जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा चलो, ये तो हमारा मोस्टली हो ही गया, इसमें और कोई मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा और कुछ आपको पढ़ाने की ज़रूरत है टेम्परेचर में। इसके बाद बेटा आप लोग आ जाइए, नेक्स्ट है लाइट। लाइट इज़ क्वाइट बिग, इसको हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वाटर की। हाँ वाटर, अब वाटर जो है इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ऑर्गेनिजम्स। क्या इंपॉर्टेंस है वाटर की, क्या इंपॉर्टेंस है भाई ह्यूमन बीइंग के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए? पानी की इंपॉर्टेंस पता है? हमारी तो बॉडी ही मैक्सिमम बनी हुई किस चीज़ की है, पानी की है। पानी 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 चाहिए। प्लांट्स में क्या रेलिवेंस है, प्लांट को क्या पानी की कुछ पड़ी है भाई? पड़ती तो है। क्या पानी प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है? कर तो रहा है भाई। जहाँ पे पानी कम है ना, जहाँ पे देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर मतलब कहाँ पे होती है वो स्कैरसिटी? मोस्टली डेजर्ट्स में। तो वहाँ पे आपको कैसी वेजिटेशन मिलेगी? ज़ीरोफाइट्स। क्या कर रखा होता है ज़ीरोफाइट्स ने? अडेप्टेशंस की होती हैं। क्या अडेप्टेशंस की होती हैं पता है ना? सारी 11th में पढ़ के आए हो। जो उन्होंने अपने लीफ हैं वो स्पाइन बना लिए, और जो भाई लीफ अब स्पाइन बन गए तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो भैया वो काम ले लेती है स्टेम की, मैं चौड़ी हो जाती हूँ, मैं ग्रीन हो जाती हूँ, आई विल परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस। लीफ क्यों बना है स्पाइन लाइक? कि भैया हमसे ही पानी का मैक्सिमम लॉस हो जाता है, और डेजर्ट में पानी तो मिल नहीं रहा जड़ों से, जो पौधे के पास है वो भी हम उड़ा दें। अगर लीफ का सरफेस एरिया इतना होगा तो वो लीफ क्या हो जाते हैं, छोटे होकर अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करके स्पाइन बन जाते हैं, ताकि जो ट्रांसपीरेशन है, लॉस ऑफ वाटर है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। क्योंकि पानी तो अवेलेबल है ही नहीं, तो पानी अवेलेबल नहीं है तो उसको वही पकड़ के रखना पड़ेगा ना, पानी को लॉस नहीं होने देना। तो पानी के लॉस को रोकने के लिए, ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए लीव्स बन गए स्पाइंस। लेकिन अब दिक्कत यहाँ किसकी हो गई थी? फोटोसिंथेसिस कौन करेगा भैया? पानी तो बचा लिया, खाना कहाँ से लाएंगे? तो खाना बनाने के लिए क्या किया? स्टेम ने वॉलंटियरशिप दिखाई, वो आ गई, कोई बात नहीं, मैं ग्रीन हो जाती हूँ, मैं थोड़ी चौड़ी हो जाती हूँ, आई विल परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस जस्ट, है ना, वो कहते हैं ना कूल हो जाओ भाई, कोई बात नहीं, टेक इट ईजी। तो अब स्कैरसिटी, अब देखो पानी जहाँ पे अच्छी तरह पानी होगा, अब जैसे कुछ पौधों को रहना ही पानी में है, वो क्या बन जाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। उन्होंने अपने आप को वहाँ पे रहने के लिए अडेप्ट किया हुआ, अपने अंदर एरनकाइमा टिश्यू बना लिया कि मैं पानी के ऊपर फ्लोट करता रहूँ। अंदर अगर मैं सिंक कर गया तो मैं सड़ जाऊँगा, गल जाऊँगा। वैक्सी कोटिंग उनके ऊपर आई होती है ताकि पानी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना आए। जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे ज़ीरोफाइट उग रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम 11th में पढ़ के आए हैं। तो प्लांट्स का तो चलो हमें समझ में आता है, क्या एनिमल्स के ऊपर इम्पैक्ट है वाटर का? सोच सकते हो क्या पानी का इम्पैक्ट वाटर के ऊपर होता है? आपको कि जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहे हैं उनको तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है पानी को, तो ऑलरेडी इन पानी है, ऑलरेडी इन वाटर है। पर बेटा उनको भी इम्पैक्ट पड़ रहा है पानी में। और क्या होता है पानी में? सिर्फ पानी थोड़ी होता है, पानी भी तो कई तरीके का है। फ्रेश वाटर है, मेरीन वाटर है ना, और वो हाइपर सैलाइन जो लेगून्स के वहाँ का पानी है। तो सैलिनिटी का डिफरेंस। फ्रेश वाटर क्या होता है? जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट नील है, मीठा पानी है ना, कंज्यूमेबल, पी सकते हो। और सेलाइन वाटर आप समझ रहे हो किसकी बात हो रही है ना, जो हमारा मेरीन वाटर होता है, सी का, ओशंस का होता है, और उनसे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूट हमें कहाँ पे मिलते हैं? हाइपर सेलाइन लेगून्स में मिलते हैं। जैसे हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है, हमें कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं पानी के अंदर। क्या कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं? कि जो इनलैंड वाटर है हमारा, इनलैंड वाटर, उसमें सॉल्यूट्स की, सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? दैट इज़ लेस देन, सॉरी, 5%, लेस देन 5%, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन। दूसरी कैटेगरी उन्होंने लिखी हुई है सी का, या जो ओशन का वाटर है बेटा, वहाँ पे कितनी है हमारे पास? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 पीपीटी। पीपीटी क्या है? पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? लास्ट आ जाता है हमारे पास हाइपर सैलाइन लेगून्स। क्या होते हैं हाइपर सैलाइन लेगून्स पता है? जब नदियाँ वदियाँ ये सब कुछ जाके जब ओशन के अंदर मिलती हैं, नदियों में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स सॉल्ट सब बह के उसके साथ आ रहे होते हैं, चारों तरफ से पानी अल्टीमेटली जाता कहाँ है? समुद्र के अंदर ही तो जाता है ना, ओशन के अंदर जाके मिलता है।
तो वहाँ पे जाके सारे सोल्यूट इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो ओशन की क्या बढ़ जाती है, सैलिनिटी, इसलिए वहाँ का पानी कैसा मिलता है, हमें सैलाइन मिलता है ना, वहाँ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन उन्हीं सी में ना कई बार साइड्स में जगह जगह पे बैंक्स के आसपास उनके किनारों पे क्या बन जाते हैं, कुछ पॉकेट्स बन जाती, कुछ एरियाज़ बन जाते हैं जहाँ पे सोल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो उस पानी के अंदर ओशन के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है। उन पॉकेट्स को, उन ओशन के अंदर उन पर्टिकुलर एरियाज़ को जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उनको हम हाइपर सैलाइन लगून्स बोलते हैं। पता कितनी होती है यहाँ पे? यहाँ पे होती है मोर देन 100 ppt, पार्ट्स पर 1000, 100 से भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिल सकती है हमें वहाँ पे सैल्यूट की। तो ये हमारी एनसीईआरटी का डाटा है। तो ये जो सैलिनिटी है भैया, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं ऑर्गेनिज्म पे, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे? पड़ता है भाई, पड़ता है। तो कुछ इस सैलिनिटी को रेगुलेट कर लेते हैं, वो तो होते हैं ओस्मो रेगुलेटर, कुछ इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। पहली बात तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखो देखो अब हमारे पास ना एग्जाम्पल लेके बात करेंगे हम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ये तो हो गया हमारे पास। अच्छा, हम बात कर रहे थे सैलिनिटी की। अब यहाँ पे बेटा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, एक है हमारे पास सैल्मन फिश और एक है हमारे पास शार्क। अब ये क्या है, सैल्मन। अब मैंने क्या कहा, पानी में भी जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज यूरी हेलाइन। यूरी हेलाइन, और दूसरी टर्म जैसे वहाँ पे यूरी थर्मल और स्टेनो थर्मल था ना, यहाँ पे यूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन। क्या है ये टर्म्स? यूरी हेलाइन क्या है? वाइड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं उनको हम कहते हैं यूरी हेलाइन। दूसरे होते हैं स्टेनो हेलाइन, कैन नॉट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, मतलब ये एक नैरो रेंज में ही एक्टिव होते हैं। तो अगर मैं सैल्मन फिश की बात करूँ ना बेटा, सैल्मन फिश क्या है? इट इज़ अ यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म। और ये दूसरी तरफ है शार्क। शार्क क्या है हमारे पास? स्टेनो हेलाइन ऑर्गेनिज्म। ये क्यों वाइड रेंज में है और ये क्यों स्टेनो हेलाइन है? क्योंकि इसको एक फिनोमिना आता है जिसको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसको आती है क्या करनी? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन समझते हो ना? मेंटेनिंग दी ओस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। इसको आप फ्रेश वाटर में रख लो, वहाँ पे भी जिंदा रह जाएगी। इसको थोड़े मेरीन वाटर में ले जाओ, वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेगी। लेकिन अगर आप शार्क को ले जाओगी, शार्क में आपको कहाँ पे मिलेगी? सी में, ओशन में, मेरीन वाटर में। इसको उठा के आप फ्रेश वाटर में रख दो, इसको ना अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट ही नहीं करना आएगा। ऑस्मो रेगुलेट का मतलब समझ रहे हो? अब फ्रेश वाटर में क्या होगा, देखो जब ये सेल लाइन, ये कहाँ के लिए अडेप्टेड है? शार्क हमें कहाँ मिलती है? इन दी मेरीन वाटर्स, यहीं पे मिलती है ना। अब मेरीन वाटर में क्या है भाई, इतना सारा नमक है और शार्क वहाँ सर्वाइव कर रही है। मतलब इसने एक मैकेनिज्म ढूंढ रखा है क्या, कि अगर तो भैया मैं हूँ शार्क और बाहर का पानी क्या है, बहुत ज़्यादा नमकीन, बड़ी कॉन्सेंट्रेशन है पानी की, तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा? आपको पता है ओस्मोसिस हमने पढ़ रखी है। पानी कहाँ मूव करता है? लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो ज़्यादा सोल्यूट कहाँ प्रेजेंट है? ओशन में, मेरीन वाटर में। तो शार्क की बॉडी का पानी बाहर लूज होने लग जाएगा। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज एक्सोस्मोसिस। शार्क श्रिंक होके ख़त्म, इसकी बॉडी का मेटाबॉलिक वाटर सारा लूज कर देगी। तो इसने वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए क्या कर रखा है? इसने क्या कर रखा है? इसने अपनी बॉडी के अंदर की सेल्स के अंदर सोल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा सोल्ट प्रोड्यूस करवा लिया, ज़्यादा सोल्ट मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपने सेल के अंदर सोल्यूट्स की बढ़वा ली, उनको स्टोर करके रखा हुआ है, ताकि मेरी बॉडी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट की, वो एज़ कम्पेयर टू दी सराउंडिंग वाटर जिसमें मुझे जीना है, मेरी बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, ताकि मेरी बॉडी का पानी वहाँ लूज़ ना करे। मेरी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर मुझसे कम है, तो थोड़ा बहुत पानी मेरी बॉडी के अंदर जो मुझे ज़रूरी होगा वो एंटर होता रहेगा, बस उतनी कॉन्सेंट्रेशन उसने रखी हुई है। अब इसी हाई सॉल्ट कंटेंट वाली शार्क को, क्योंकि उसको वहाँ जीना था सेलाइन वाटर में, इसलिए उसने अपनी बॉडी के अंदर क्या कर ली? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर ली। अब इसी शार्क को आप ले जा रहे हो और फ्रेश वाटर में रख दो, क्या होगा? खुद अपना दिमाग लगा के सोचो क्या होगा। फ्रेश वाटर
शार्क के अंदर क्या है, हाई सॉल्ट मतलब सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है इसकी सेल के अंदर। जैसे ही फ्रेश वाटर के अंदर रखोगे तो सेल क्या स्टार्ट कर देगी, एंडोस्मोसिस। पानी कहाँ भागेगा, टू दी हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। हायर सोल्यूट कहाँ है, शार्क की बॉडी के अंदर। पानी इसके अंदर भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, शार्क विल स्वेल अप एंड देन बर्स्ट, मर जाएगी। क्योंकि इसको अपना ओस्मो रेगुलेशन का फिनोमिना नहीं आता, इसको नहीं पता कि अगर पानी बाहर ऐसा है तो मेरे को अंदर से ओस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन करनी है, बाहर नमकीन पानी है, हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो मुझे कैसे बिहेव करना है। तो इस ये क्या करती है, शार्क लैक्स ओस्मो रेगुलेशन, इसको रेगुलेशन नहीं आती अपनी कॉन्सेंट्रेशन की करनी, इसीलिए ये हर तरह के पानी में नहीं रह सकती। तो अब देखो क्या पानी का इम्पैक्ट पड़ रहा था, ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन पे पड़ तो रहा है। शार्क आपको हर जगह नहीं मिल सकती क्योंकि पानी के अंदर एक फैक्टर है सैलिनिटी, जिसको हम मिस कर जाते हैं। अदरवाइज पानी का और तो कोई इम्पैक्ट ऐसा डायरेक्ट, वैसे तो हमारी लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है, हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी ज़रूरी है, लेकिन उसकी जो सैलिनिटी है, उसका जो पीएच लेवल है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है। तो जहाँ पे जिसको ओस्मो रेगुलेशन करनी आएगी, जो यूरी हेलाइन होगा, सिर्फ वही क्या कर पाएगा, वही उन पानी में, वही मतलब हमें मैक्सिमम उसकी जो है यूनिवर्सल अबंडेंस मिलेगी। अदरवाइज जो जितनी रेंज को टॉलरेट करता है वो वहीं वहीं पे मिलेगा, बाकी जगह अगर वो सर्वाइव करने की कोशिश करेगा भी तो कर नहीं पाएगा, तो वो स्पीशीज़ हमें उससे एडवर्स कंडीशंस में वहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो बेटा हमने 2 फैक्टर्स कर लिए, एक टेम्परेचर का कर लिया है, एक वाटर का कर लिया है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस दी नेक्स्ट 2 फैक्टर्स, मतलब लाइट की बात करेंगे हम लोग और सॉइल की बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।